पा रहे हो, जोश ही नहीं है। खुश हो यहाँ के? कितना? बहुत खुश हो? ये खुशी बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि शुरुआत तो तुम लोगों ने कर दी, अंत का पता है क्या? पता है? कॉन्फिडेंस देखो, पता वैसे नहीं है किसी को भी, ठीक है? तो पेशेंस है ना, जो सबसे ज्यादा तुम्हारी परीक्षा होगी ना, पेशेंस की होगी। तो अंत का नहीं पता, इसलिए ये जो खुशी है ना आप लोगों की, ये बरकरार रहनी चाहिए। मेरे बारे में जानते हो ना, क्या बताऊं पहले? हाँ, अच्छा, नाम तो सर बताएंगे। पूजा यादव नाम है मेरा, और 2018 में 84th रैंक थी मेरी, 84th रैंक पे सिलेक्शन हुआ था। और अभी आरटीएस सर्विस अलॉट हुई मुझे, और अभी प्रेजेंटली चोमू तहसीलदार के पद पर कार्यरत हूँ मैं, ठीक है? ये मेरे बारे में। अब बात करते हैं आप लोगों के बारे में। अच्छा लग रहा है मुझे भी बहुत, ऐसे इतने सारे लोग खुशी से ना। वो दिन जब हम लोग पहली बार स्प्रिंग बोर्ड आए थे, मैं तो खड़ी थी जब आए हम स्प्रिंग बोर्ड पहली बार। तब स्प्रिंग बोर्ड लाल कोठी में हुआ करती थी। मैं बहुत पुरानी हूँ, ऐसे लग नहीं रहा होगा मेरे को देख के, है ना? हाँ, मैं लगती छोटी हूँ, बाकी मैं हूँ बहुत पुरानी। स्प्रिंग बोर्ड से थोड़ी सी नहीं हूँ। स्प्रिंग बोर्ड 2006 में शुरू हुआ था, और मैंने 2011 में स्प्रिंग बोर्ड ज्वाइन किया था, ठीक है? तो उस टाइम सेमिनार एक नीचे बेसमेंट हुआ करता था, और 30-40 अप्रोक्स बच्चे थे। तो सेमिनार था, और ग्रेजुएशन हुआ था, हमें पता ही नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना। किसी ने बोला भाई सेमिनार है स्प्रिंग बोर्ड में, आरएस कोई चीज होती है, और तुम इंटेलिजेंट हो तो वो वहाँ चले जाओ, स्प्रिंग बोर्ड बड़ी अच्छी संस्था है, तो वहाँ जाओ, ठीक है? कुछ पता नहीं था, ना दिलीप सर को जानते थे ना स्प्रिंग बोर्ड को जानते थे। गाड़ी उठाई, आगे स्प्रिंग बोर्ड गए, तो वहाँ पे जगह ही नहीं थी। सर सेमिनार ले रहे थे, तो खड़े खड़े सुन लिया भाई हाँ ऐसी कोई चीज होती है आरएस, ठीक है? वहाँ इतना चार्म भी नहीं आया कि ठीक है यार, घर वालों ने भेज दिया, कर लेंगे अब। फिर क्लासेस शुरू हुई, इंटरेस्ट आने लगा। तब तक भी नहीं पता था कि आरएस आखिर होता क्या है, बनने के बाद मेरे को मिलेगा क्या। पर फिर भी दिल में ये था कि जो चीज भी मैं कर रही हूँ ना, जिस चीज के लिए भी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, वो मुझे 100% करनी है। दिमाग में से पेरेंट्स होते थे कि भाई इनके फेस पे मेरी वजह से स्माइल आ जाए, ये कोई अधिकारी बन जाते हैं। जब ये एग्जाम में पास कर लूंगी ना, तो मैं कोई अधिकारी बन जाऊंगी, जिसके आगे पीछे लोग घूमते रहते हैं, मैडम मैडम करेंगे मेरे को, तो मेरे घर वालों का भी नाम हो जाएगा। इस तरह का था। तो बहुत मेहनत की, 2012 वाले अटेम्प्ट में बहुत मेहनत की। और खास बात ये थी कि मैं एलिजिबल भी नहीं थी, मैं अंडर एज थी, 20 साल की थी मैं जब वो फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। और दिलीप सर ने मुझे मूर्ख बनाया। लाइव सेमिनार में बोलना नहीं चाहिए, पर सर बोले कि नहीं तुम दे दो, देना तो चाहिए। तो मैंने दे दिया, और मुझे ये नहीं पता था कि फाइनली मेरा सिलेक्शन होगा नहीं, अगर मैं दे भी दूंगी तो नहीं होगा। फिर मेहनत तो बहुत की, बहुत मेहनत की, मतलब जितनी मेहनत मैं कर सकती हूँ ना उतनी की। सुबह 7 बजे से और रात को 1 बजे तक कंटिन्यू पढ़ाई करती थी मैं। बीच में जो खाना पीना होता है वो तो चलो सब करते ही हैं। ये लिटरल मेहनत है, ट्रू मेहनत है, जो मैंने 2012 के अटेम्प्ट में करी थी। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी मेंस क्लियर नहीं हुआ, 10 नंबर से मेरा मेंस रह गया। तो उसके बाद जो फेज आता है ना, वो इसलिए आप लोग को कह रही हूँ, मैं तो यहाँ आई इसलिए, मुझे था कि मुझे लास्ट में बुलाएंगे, क्योंकि मैं लास्ट में आने के लिए ही हूँ भाई। अपन लास्ट में जाके सिलेक्ट हुए हैं, तो मैं तो इसीलिए हूँ कि भाई हारना मत तुम। हार मान लेंगे ना तो फिर सब कुछ खत्म है। हार नहीं मानना, हार नहीं मानोगे तो आज वहां हो कल यहाँ होंगे, ठीक है? तो मैं तो इसलिए थी, मुझे था कि लास्ट में बुलाएंगे, फिर मुझे बुला लिया अभी पहले, तो इसलिए शुरू से शुरू कर दिया। नहीं हुआ मेरा 12 वाला अटेम्प्ट, तो फिर बहुत डिप्रेशन, भारी डिप्रेशन कि ये क्या हो गया मेरे साथ। ज्यादा इसलिए हो गया क्योंकि जब आप हाईलाइट्स में होते हो ना, टॉप में, स्प्रिंग बोर्ड में जो ये आपके टेस्ट होते थे ना, उसमें मैं हमेशा टॉप पे रहती थी। जब आप सबकी नजरों में आ जाते हो कि ये इंटेलिजेंट है, फिर बोझ बढ़ता है, फिर धीरे धीरे बोझ बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता, हम दब जाते हैं। फिर सब उम्मीद भी लगाने लगते हैं कि इसका तो हो ही जाएगा। फिर नहीं हुआ। सर ने भी कोशिश की बात करने की, पर मैंने बात नहीं की किसी से। फिर एक दिन अचानक 2 महीने बाद मुझे पता चला, राजवीर भैया उस टाइम हमारे साथ थे, हमने साथ एग्जाम दी थी। तो 2 महीने बाद मुझे पता चला कि राजवीर भैया का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत ही सही लगा मुझे। मैंने कहा यार ये सही है, अगर उनका नहीं हुआ फिर मेरा नहीं हुआ, फिर तो पूजा तू तसल्ली कर सकती है। राजवीर भैया ये सोच के खुश थे कि पूजा का नहीं हुआ, तो फिर यार अपन भी कोई बात नहीं, इट्स ओके, अपन फिर से देंगे। ये बात पता चलने के बाद मैं वापस आरएस की गलियों में लौटी, लेकिन मेरे साथ ट्रेजेडी ये हो गई कि सिलेबस बदल गया और मैथ्स आ गई। जैसे तैसे करके तो 10th पास की थी, सही में 10 ट्यूशन लगा दिए पापा ने, तब भी जाके 10th में लाइव सेमिनार में, वैसे बोलना नहीं चाहिए पर मेरे बड़े खराब नंबर आए थे।
तो 10th ओवरऑल अच्छे आए थे, लेकिन मैथ्स में खराब आए थे। तो मैथ्स से इतना डर था, और यार 10th पास हो गई, मैं यार फिर ये आरएस में कहाँ से आ गया। अभी 2 अटेम्प्ट मेरे मैथ्स की वजह से, डर सबसे मेन चीज थी, डर। ऐसा नहीं था कि मुझे मैथ्स आती नहीं थी, मैंने कोचिंग ज्वाइन की, पढ़ाई की, और उन टेस्टों में भी मैं बहुत अच्छा करती थी। लेकिन जब फाइनल एग्जाम होता था ना, तो वो फोबिया कि मुझे मैथ्स नहीं आएगी, सेम क्वेश्चन जो आपने टेस्ट पेपर में किया और सेम वहां आता था, तो अटेम्प्ट ही नहीं होता था। तो वो मैथ्स की वजह से मेरे दोनों अटेम्प्ट खराब हो गए। और आरएस की वैकेंसी तो आप लोग जानते हो 4-4 साल चलती है अपनी। तो इतने लंबे टाइम तक जो है उस चीज को मेंटेन रखना कि नहीं, मैं सोच भी नहीं रही हूँ, ओवर थिंक भी नहीं करूंगी, मैं गलत भी नहीं सोच रही, सब अच्छा होगा मेरे साथ और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जब पेरेंट्स भी जो है वो गिव अप करने लगते हैं कि यार बस ठीक है अभी हो गया। तो 2018 वाला जो अटेम्प्ट था, उस टाइम तो फुल 12 में जो नेगेटिविटी थी वो 2018 में आने से पहले मैं पूरे तरह से खराब उसमें थी। दिलीप सर जो कह के गए थे अभी कि तारीफ करेगी स्प्रिंग बोर्ड की, तो मैं सर के कहने से या उनके सिखाने से नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने स्प्रिंग बोर्ड को जिया है। मैं स्प्रिंग बोर्ड मतलब एक ही शब्द कहूंगी, स्प्रिंग बोर्ड से जब फोन आता है ना मेरे घर पे, मुझे फोन आता है, जैसे कल नवीन भैया का फोन आया, तो मुझे लगता है मेरे मायके से फोन आ गया, ठीक है, और इतनी जल्दी होती है कि चलो स्प्रिंग बोर्ड। तो वो इसलिए नहीं है कि सर कह रहे हैं कि हाँ इंस्टीट्यूट अच्छा है या वो, मैं रही हूँ भाई, मैंने 10 साल स्प्रिंग बोर्ड में गुजारे हैं, और एक दिन भी ऐसा नहीं लगता कि ये संस्था है, ये घर है मेरा, सेकंड होम, ठीक है। ये फील होगा आप लोगों को, धीरे धीरे फील होगा। अभी आज तो आए हो, नए नए छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, 12th वाले बच्चे भी हैं, खुशी होती है मुझे देख के। तो अपन बात कर रहे थे 18 वाले अटेम्प्ट की। तो देखो लाइफ एक जैसी नहीं रहती हमेशा, हमारी लाइफ पूरा तो मैं खैर नहीं बताऊंगी, लेकिन ऐसा था कि एक टाइम ऐसा था बहुत अच्छे कंडीशन में थे हम फाइनेंशियली हर तरीके से, और 15 में घर पे कुछ ऐसी चीजें हुई कि हम बिल्कुल डाउनफॉल, एकदम लोएस्ट चले गए, कुछ भी नहीं बचा, नथिंग, कुछ भी नहीं। मतलब एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि जब 12 में मैं स्प्रिंग बोर्ड आती थी तो मैं स्कॉर्पियो लाती थी, स्कॉर्पियो 786 नंबर था स्कॉर्पियो का। तो दिलीप सर ने भी एक बार मेरी दीदी को कहा कि क्या तुम इस छोटी सी बच्ची को स्कॉर्पियो दे देते हो, मर जाएगी ये कौन करता है ऐसे, स्कॉर्पियो दे देते हो, क्योंकि सर उस टाइम स्विफ्ट लाते थे और मैं स्कॉर्पियो लाती थी। तो अब वो किस वजह से कहा वो ठीक है, लेकिन कंडीशन ऐसी थी हमारी उस टाइम। और बाद में कंडीशन ऐसी आई 18 के अटेम्प्ट के टाइम कि मेरे पास स्प्रिंग बोर्ड से घर जाने के लिए बस का किराया भी नहीं था, इतना चेंज आ गया कंडीशंस में। तो फिर भाई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो आए सर के पास, हमारा तो कुछ समझ में नहीं आता तो फिर सर के पास आ जाओ, कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। फिर मैं आई सर के पास, तो मैंने कहा सर कुछ समझ में आ नहीं रहा, क्या करें, नेगेटिव चीजें आ रही है, पढ़ भी नहीं पा रही हूँ, और फैमिली तो फिर आपकी एज बढ़ती है और कुछ हो भी नहीं रहा है, तो वो तो सोचते हैं फिर कि ठीक है शादी ब्याह कर देते हैं, अब एज निकल रही है। तो सर को सब बताया, फिर बोले कि तुम यहाँ आने लगो, डेली यहाँ आओ और तुम पढ़ाई भी करो, और मैं तुम्हें काम असाइन कर देता हूँ कुछ, तुम वो काम करो और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। घर पे मैंने बोला तो पेरेंट्स ऐसे कि नहीं बहुत पढ़ाई हो गई, अब ठीक है, अब शादी वादी है। मैंने बहुत लड़ाई की पापा से, और मैंने ऐसे ना अपन शाही वाले पेरेंट्स से इतनी बात नहीं करते, और पापा से तो और भी कम बात करते हैं। तो मैंने लेटर लिख के चिट्ठी लिख दी पापा को कि मेरे को एक ये आखिरी प्रयास करने दो, इसके बाद अगर नहीं हुआ तो जो आप करोगे वो फाइनल, ठीक है। पापा भी थोड़े इमोशनल हो गए, तो मान ली उन्होंने मेरी बात, और 18 वाला अटेम्प्ट जो है मेरे को देने दिया। फिर मैं यहाँ स्प्रिंग बोर्ड आ गई, सर ने मुझे टेस्ट सीरीज का काम असाइन किया, टेस्ट सीरीज बनाना, आंसर उसके जो आपके आंसर्स होते हैं आइडियल आंसर्स वो लिखना। तो ये सारा काम हमने किया। मैंने 1 साल, आई थिंक 1 साल पूरा ही हो गया था। आपके IAS वाले, RS वाले, बैचेस वाले टेस्ट, आपके जो टेस्ट सीरीज हम चलाते हैं ये हमने चलाई। उसका फायदा मुझे ये मिला कि क्योंकि मैं क्वेश्चंस बनाती थी, पढ़ना पड़ता है ना उसके लिए, आपके लिए हम बना रहे हैं तो हम बेस्ट निकालेंगे, तो बेस्ट हमें भी मिल रहा है ना, तो उसका मुझे बहुत फायदा हुआ। राइटिंग स्किल्स तो मेरी पहले से ही अच्छी थी और उससे और ज्यादा पॉलिश हो गई। फिर प्री तो 7 दिन आई थिंक पढ़ाई की होगी, लेकिन वो पढ़ ही रहे थे ना, टेस्ट सीरीज दे रहे थे, तो वो टेस्ट सीरीज लिख रहे थे आप लोग की, बना रहे थे, तो सारा ये मैं आ ही रहा था। तो 7 दिन उससे पहले छुट्टी ली और तैयारी की। प्री तो निकल गया, प्री तो कभी रुका ही नहीं, दिक्कत तो मेंस में ही आ रही थी। मेंस का लिखा और मेंस का रिजल्ट आया, तो वो भी ऐसे था कि मैं तो मंदिर में जाके देखूंगी, घर पे देखूंगी ना, घर पे तो आता ही नहीं है सही, घर पे तो पता नहीं कुछ गड़बड़ है, तो मंदिर में जाके अपन रिजल्ट देखेंगे तो शायद है ना भगवान की कुछ कृपा हो जाए तो सही आ जाए रिजल्ट। फिर उसमें भी सिर्फ दो ही डिजिट डाले, 90 जो भी था। फिर मैंने कहा दिख तो नहीं रहा, येलो येलो हो ही नहीं रहा है, तो नीचे डर लग रहा अंदर,
फिर 2 और डाले, फिर वो फाइनली उसमें फाउंड हुआ तो कि हाँ यार हो तो गया, मेंस तो हो गया, खुशी बहुत, ओवर खुशी। उसके बाद इंटरव्यू सेशन, स्प्रिंग बोर्ड था ही, मेरी फूटी किस्मत, कोरोना। उस टाइम मतलब मुझे इतना चार्म था कि अपन वो इंटरव्यू क्लासेस लेंगे और वो जो सेशन होते हैं, क्योंकि 3 अटेम्प्ट निकले पहले तो मेरे साथी बैचमेट्स जो है वो इंटरव्यू क्लासेस बातें करते, ऐसे करते, इंटरव्यू क्लासेस में ये तैयारी की हमने, ये की, वो मौका ही नहीं मिला। लेकिन कोरोना की वजह से क्लासेस नहीं हुई, लेकिन ऑनलाइन सेशन और दिलीप सर का सानिध्य बना रहा। फाइनली रिजल्ट आया, और रिजल्ट वाला तो बताऊंगी मैं ना, वो जो नाइट थी वो सबकी लाइफ में वो नाइट तो आनी चाहिए, उस नाइट को थोड़ा सेलिब्रेट करके बताऊंगी। 13 जुलाई 2021 सुबह से ही पता था कि लास्ट डे है आज इंटरव्यू का, तो आज रिजल्ट आने वाला है। तो ऐसे हो रहा है कि ठीक है आ जाएगा, पॉजिटिव फीलिंग आती है पर नेगेटिव ज्यादा आती है कि यार इतने टाइम से नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, ठीक है। फिर ऐसे करते 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 10 बज गए रात के, रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा। फिर मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई, मुझे लगा, किसी ने मुझे बोला कि आरपीएससी जो टॉप 3 होते हैं ना उनको फोन करके बताती है कि आप टॉप 3 में हो। तो मैं इतना खुश हो रही कि फोन साइड में रख दिया मैंने कि अब अपन पीडीएफ कुछ नहीं देखेंगे, अपन को तो आरपीएससी फोन करेगी। ठीक, पूजा तुम्हारा फर्स्ट सेकंड थर्ड में से एक रैंक पे सिलेक्शन हुआ है, तो रख दिया मैंने, 10 बजे फोन साइड में रख दिया। 11:45 बज गए, फोन तो आया ही नहीं। फिर मैंने सोचा ज्यादा हो गया, फोन वोन नहीं आएगा, अब तू खोल के देख ले, और शायद हो गया है कि नहीं हो गया खुद ही देखना पड़ेगा। फिर मैंने देखा रिजल्ट, और जैसे पीडीएफ खोली, फिर वही मेंस वाला, तो फाइनली उसमें मेरा रोल नंबर दिखा और 84th रैंक दिखी। अब उसमें मुझे ये भी कंफ्यूजन कि सीरियल नंबर है कि रैंक है, भी पहली बार इंटरव्यू का रिजल्ट देखा और कि ये मेरा ही है या किसी और का है, उसमें भी मेरे को संशय हो रहा। तो मैंने 4-5 अपने दोस्तों को भेजा, वो भेज रही थी, उस दौरान ही डीएसपी सर हैं जेटू सिंह जी कन्नौत, उनका फोन आया, तो उन्होंने बोला बधाई हो, आपका 84th रैंक पे सिलेक्शन हो गया। उसके बाद ये मतलब क्लियर हो गया कि हुआ तो है मेरा इस बार, और वो भी 84th रैंक पे सिलेक्शन हुआ है। तो 4 अटेम्प्ट के बाद ये सिलेक्शन हुआ है मेरा। तो इसलिए मैं तो है ना यहाँ पर इसलिए हूँ कि शुरुआत वाले बच्चों के लिए नहीं हूँ मैं, तुम लोग पहले वाले तो निकल जाओगे, सब निकल जाओ, जो बेचारे रह जाते हैं ना मैं तो उनके लिए हूँ, जो पेशेंस रखने के लिए और लड़ने के लिए और संघर्ष वाली जो फील होती है ना उसके लिए हूँ मैं तो यहाँ पे, कि भाई हारना नहीं है, कभी भी नहीं हारना है, और पॉजिटिविटी हमेशा बनाए रखनी है। पॉजिटिविटी और पेशेंस इस परीक्षा के लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप में होनी चाहिए। गिव अप तो करना ही नहीं है कभी, कभी भी नहीं, समझ रहे हो? ऐसे सीरियस क्यों हो गए? स्टोरी थोड़ी सी सीरियस थी पर अंत तो अच्छा था, तो खुश हो, हंसो, मुस्कुराओ जोर से। स्प्रिंग बोर्ड प्लेड एन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन माई सक्सेस। स्प्रिंग बोर्ड नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। पेरेंट्स सबकी लाइफ में अच्छा रोल प्ले करते हैं, सबके पेरेंट्स पढ़ाते हैं, सबके पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा आगे बढ़े, उनका नाम हो, और जो है वो कह पाए कि ये मेरा बच्चा है, फलानी सर्विस में है, सबके पेरेंट्स करते हैं। लेकिन दिलीप सर इज लाइक सेकंड पेरेंट फॉर मी, और उन्होंने जो मेरे लिए किया है मैं कभी नहीं चुका सकती। बीइंग एन इंस्टीट्यूट नहीं, इंस्टीट्यूट है ही नहीं मेरे लिए स्प्रिंग बोर्ड, क्योंकि पढ़ाई तो चलो ठीक है, पढ़ाई मैंने स्प्रिंग बोर्ड से की, और स्प्रिंग बोर्ड का कॉम्पिटेंट भी कोई नहीं हो सकता। स्प्रिंग बोर्ड जो आपको प्रोवाइड कराएगा ना, मतलब मैं इतनी खुश हूँ कि आप लोग यहाँ आ गए हो ना, तो अब आपको दूसरी चीजें तो सोचनी नहीं है। जो स्प्रिंग बोर्ड वाले बताएंगे आपको, जो सर बताएंगे, जो राजू भैया बताएंगे, जो विजय सर बताएंगे, आप बिल्कुल बस आप फॉलो करते जाइए जो वो कहते हैं कि आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, आपको कुछ और देखना ही नहीं है। वो ऐसा घोड़ा होता है ना, उसके ऐसे दोनों तरफ लगा देते ताकि वो एकदम सामने देखे, आसपास देखे ही नहीं, बिल्कुल वैसे है। तो आप लोग को बस सिर्फ सामने देखना है, सिर्फ ये जो बता रहे हैं सिलेबस उसके हिसाब से आप पढ़ते जाइए, और ये सोचो मैं तो ये भी बुक पढ़ लूँ, वो भी बुक पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, वो सब पढ़ लो आप, लेकिन पहले ये जो नोट्स बताते हैं ना, वो नोट्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगर वो आपके टिप्स पे है फिर पढ़ लो आप बुक्स, आपकी कैपेसिटी जितनी है उतनी पढ़ लो। मैंने तो स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, और ये मतलब बोलने के लिए नहीं है, मैंने लिटरली नहीं पढ़ा स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स के अलावा कुछ भी नहीं, और उन नोट्स के बलबूते पे ही 84th रैंक है मेरी। और उसमें भी 84th इसलिए है क्योंकि इंटरव्यू में मुझे सिर्फ 55 नंबर दिए थे, मेरे मेंस में 415 नंबर है, तो जो नोट्स हैं उसके बलबूते पे तो मैं टॉप 20 में आने का डिजर्व करती थी, लेकिन इंटरव्यू में कम दिए इसलिए 84th रैंक है मेरी। तो ये डाउट तो कभी रखिएगा ही मत कि नोट्स एनफ है या नहीं है, मोर देन एनफ, मतलब ये पढ़ लो तो आप तो गंगा ही ना लो, फिर इतने नोट्स हैं ये। देखे राजवीर भैया वाले हिस्ट्री के नोट्स देखें,
मैं राजवीर भैया इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम क्या साथ में पढ़े हुए हैं, तो मेरा वो वाला कनेक्शन। राजवीर सर वाले नोट्स देखे आप लोगों ने, इतने वास्ट होते हैं वो कि डूब जाओ तुम उनमें, फिर निकल और नहीं पाओ। यार तुम सीरियस हो रहे हो बहुत। सीरियस सीरियस पसंद नहीं है मेरे को। सीरियस लोग तो हॉस्पिटल में ही खूब होते हैं, अपन को सीरियस वीरियस नहीं होना है। अभी से सीरियस हो जाओगे तो बड़ी लंबी लड़ाई है भाई, एक पहले अटैम्प्ट में निकालना है अपन को तो। और रैंक कौन सी लानी है? अरे बहुत धीरे बोल रहे हो। फर्स्ट, सबको फर्स्ट के लिए लड़ना है। स्प्रिंग बोर्ड वाले तो फर्स्ट के लिए लड़ाते हैं, बाकी कोचिंग वाले छोड़ दी, बाकी तो फर्स्ट ही है अपनी तो। ठीक है, और बताओ, और क्या बताऊं? सिलेबस का ज्ञानवर्धन कराओ तो मैं और क्या कह रही हूँ इतनी देर? ये कह रहे हैं कि सिलेबस इतना ज्यादा है कि उसको कैसे रिवाइज करेंगे। सिलेबस देख लिया क्या? कौन कौन है तुम में से जिसने सिलेबस देख लिया एक बार? ठीक है, कुछ एक लोग हैं, 20 एक लोग हैं। तो सबसे पहला काम तो आप लोगों का यही होना चाहिए कि जो सिलेबस है ना आरएस का, वो निकालो। प्री और मेंस का वो निकालो, कमरे में चिपका दो। कमरे में भी चिपका दो, तो फोन है आपके पास, फोन में रखो, कमरे में चिपका दो, और रात दिन बस जैसे वो पढ़ते ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वैसे बस सिलेबस ही पढ़ते रहो। 1 महीने तो सिलेबस ही रट लो तुम। सिलेबस माइंड में छपा रहना चाहिए, ताकि जब भी सिलेबस से इधर उधर जाओ ना, तो तुम्हें पता पड़ जाए भाई अभी सिलेबस से बाहर जा रहे हैं, ये चीजें नहीं पढ़नी। सिलेबस से बाहर की भी आती है, लेकिन सिलेबस के अंदर वाला पढ़ लोगे ना तो भी अपनी नैया टॉप 50 में तो आ जाओगे तुम। उसके बाहर जाओ तो फिर पता नहीं तुम क्या ही कर दोगे। ऐसे चांद पे भी चले ही जाते हैं लोग, है ना। तो सिलेबस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कड़ी है आप लोगों के लिए। सिलेबस के बिना कुछ भी नहीं होगा। सिलेबस को तो पढ़ लो, उसको जिस तरह से भी तुम्हारी कैपेसिटी है उसको घोल के पी सकते हो कि रट सकते हो। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो रटते नहीं है, हम तो पढ़ते हैं, हम तो समझते हैं। अरे भाई, रटने वाली चीजें तो रटी जाती है ना। अब वो राणा सांगा ने 1527 में जो लड़ाई लड़ी है, उसको क्या समझोगे तुम? उसमें जाके समझोगे तुम कि राणा सांगा ने किस तरह से, किस एंगल पे तलवार चलाई थी और किस एंगल पे उसके जाके घाव लगा था? ये मतलब ये थोड़ी ना समझोगे। जो रटने की चीजें वो रटी जाती है। समझने वाली समझो बेशक, लेकिन रटने वाली रटोगे। और मोस्टली चीजें ऐसी होती हैं जो रटनी होती है। और हमारा उद्देश्य क्या है? ज्ञानी बनना है क्या? यहाँ पे आरएस का एग्जाम क्रैक करना है बस। उसके लिए साम दाम दंड भेद जो भी अपन कर सकते हैं अपन सब करेंगे। और आप लोग को तो कुछ करना ही नहीं है। आप लोग को तो सिर्फ वो करना है जो स्प्रिंग बोर्ड में कह रहे हैं आपको। जो यहाँ पे टीचर खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा है, जो आपको बता रहा है, उसको पढ़ो और रिवीजन मतलब कंटिन्यू। मेरा ये तरीका था जब हम पढ़ते थे, तो जैसे आज जो सेशन हुआ उसको पढ़ लिया, रट लिया। नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास हो रही है तो नेक्स्ट वाला पढ़ते थे, उससे पहले वाला रिवाइज करते थे। ऐसे करके बहुत बल्कि हो जाता है जब हम लास्ट तक जाते हैं ना, कि इतना सारा कैसे रिवाइज होगा। लेकिन ये कैपेसिटी अगर आप डेवलप कर लेते हो ना, तो वो नोट्स आपके इतने टिप्स पे होते हैं कि रात को उठा के भी कोई पूछता है ना, तो आप नींदों में भी सही जवाब दे सकते हो। और सही में ये चीज होती है। 12 वाला जो अटेम्प्ट था, प्री का हमारा जो एग्जाम था, उसके एग्जाम की पहली नाइट को ये स्थिति थी कि नींद नहीं आ रही थी। नींद इसलिए नहीं आ रही थी कि कल एग्जाम है डर के मारे, इसलिए नहीं आ रही थी कि जैसे ही सो रहे थे दिमाग में पॉलिटी खुल रही थी, फिर सो रहे इधर इकोनॉमी खुल रही, अरे भाई तू बंद हो, तो इधर हिस्ट्री खुल रही। मतलब इतनी ज्यादा पढ़ाई हो गई थी कि हो रहा था कि एग्जाम का टाइम आ जाए और हम सारा अपना ज्ञान उसमें उड़ेल के और बस अपनी खत्म करें, जो पढ़ाई की वो वर्थ जाए। इतनी पढ़ाई होनी चाहिए अपनी। लेकिन इसके बीच जीवन जीना भी मत छोड़ देना, ठीक है। लाइफ को भी एंजॉय करते रहना चाहिए। आरएस है, आप हम जानते हैं सबका उद्देश्य। अब आपने डिसाइड ही कर लिया, अब आप यहाँ पे आई गए हो तो लड़ाई तो लड़ी लोगे, लेकिन लाइफ जीना मत छोड़ना। ये मैंने नहीं किया, मैं सिर्फ पढ़ती थी, थोड़ी कम मैंने लाइफ एंजॉय की है। मैं रिश्तेदारों में भी कम जाती थी, लेकिन आप लोग ऐसा मत करना। रिश्तेदारों में भले मत जाना, हाँ रिश्तेदारों में तो मत जाना भाई, क्योंकि वो तो जाते पूछेंगे अरे बेटा हुआ नहीं तुम्हारा, वो उसका तो हो गया। मतलब उनका तो ये तरीका है ना, अरे तुम अब तक पढ़ रहे हो। हाँ ऐसे खतरनाक रिश्तेदारों से बच के रहना भाई। तो तुम उनको टारगेट करो। रिश्तेदार जब तुम्हें टारगेट करते हैं ना, देखो ऐसे है ना, ओपन सेशन में कोई मेरा रिश्तेदार सुन रहा होगा तो वो ऐसे बोलेगा देखो कैसे बोल रही है, लेकिन हाँ आपके ऊपर दे दूंगी। ये कह रहे हैं कि मेरा नाम लगा देना नहीं, पर ऐसा होता है, रिश्तेदार ऑब्वियसली होते हैं ऐसे। कुछ रिश्तेदार ना मोटिवेटर भी होते हैं एक्चुअली। वो आपको इसलिए है ना ऐसी चीजें बोलते हैं ना, तो हमें अंदर से और आता है यार इसको जवाब जरूर देना है, इसको तो एक दिन मेरा सिलेक्शन जवाब देगा।
तो ये 4th मेरा अटेम्प्ट आया ना, तब तक तो ऐसी सिचुएशन थी कि लोग ये बोलना तो बंद कर देते कि अच्छा तुम्हारा होगा कि नहीं होगा। मैंने बताना ही बंद कर दिया था कि मैं पढ़ भी रही हूँ। तो वो पूछते थे कि बेटा क्या कर रही हो आजकल, तो मैं उनको एक ही जवाब देती थी कि मैं मजे कर रही हूँ। पापा के पास खूब पैसे हैं और खूब उड़ा रहे हैं अपन, खूब मजे कर रही हूँ। एक लड़की से इस तरह का जवाब सुन के क्रॉस क्वेश्चन करने का किसी का बनता ही नहीं है। तो मैंने लास्ट में तो इस तरह के जवाब देना शुरू कर दिए थे। तो ना रिश्तेदारों से कोई पॉजिटिव वाले भी होते हैं, अच्छे वाले होते हैं, उनके उसमें रहो आप कांटेक्ट में, बात भी करो, अच्छे दोस्त भी रखो, मम्मी पापा से भी शेयर करो। लेकिन जो कोई डिमोटिवेट करे ना पर्सन, उससे तो दूर ही रहो। नहीं ये सब बोला कि मैं लिख के दे दूं कि ये नौकरी नहीं लगेगा। फिर भैया से बोला, फिर भैया ने से बोला कुछ नहीं बोलना उनको। तो मैंने उसे बोला कि मैं लगूं या नहीं, मैं लिख के तो मैं नौकरी लूंगा। हराम, कितना परेशान कर दिया बच्चे को। ऐसे नहीं टेंशन मत लो। देखो सबके ऐसे रिश्तेदार होते हैं, तो किसी को कुछ जवाब नहीं देना आपने। मैं तो थोड़ी बोल्ड हूं तो मैं ना बोल भी देती हूँ, किसी को कुछ जवाब नहीं देना। जब आपकी सक्सेस, जिस दिन रोल नंबर दिखेगा ना आरएस के फाइनल रिजल्ट में, आपका नाम मंजू, संजू, पूजा, जो भी नाम है, उस दिन दिखेगा रिजल्ट में, तो वो जो रिश्तेदार जो आज कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं कर सकते तुम, देखो उसका हो गया तुम्हारा नहीं हुआ, वो खुद आएंगे और ये बोलेंगे अरे हम तो जानते ही थे, ये तो इतना पढ़ता ही था, हमें तो पता ही था कि ये सिलेक्शन होगा। तो वो खुद आ जाएंगे। तो आपको उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप तो वो एक बोलते भी हैं ऐसे कि मेहनत इतनी शांति से करो कि आपकी सफलता जो है वो शोर मचा दे। ठीक है, तो इसी तरह से करनी है अपने तो, और किसी को कोई जवाब नहीं देना। जिस दिन सक्सेस आ जाएगी, हो जाओगे ना, तो अपने आप सबको जवाब मिल जाएंगे। तो किसी को नहीं देना, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन तो बिल्कुल ही नहीं लेनी, नहीं देनी वेनी भी नहीं है लेनी नहीं है, क्योंकि टेंशन लेोगे ना तो फिर नहीं होता। फिर ये लाइफ हमारी इतनी छोटी है, टेंशन लेने के लिए है ही नहीं। खूब मजे करो, खूब है ना, मतलब मूवी देखो, वीक में एक मूवी तो देख ही लो। फ्रेंड्स के साथ जाओ, जैसे आप 6 दिन पढ़े, संडे फ्री रखो, ठीक है, कि संडे मेरा फन डे है, तो उस दिन दोस्तों के साथ जाओ और मूवी देखो। कुछ भी आपको ऐसा गप्पे लड़ाने, गप्पे लड़ाओ, फालतू बिचिंग करो, रिश्तेदारों की बिचिंग करो, है ना। ऐसे दोस्त बनाओ जो जाके वापस उनको ना बोले आपकी आपस की बात है, तो फुल उनकी चुगलियां करो, जो भी मन में सब बोल दो। तो एक दिन ऐसा रखो कि बस आपकी जो स्ट्रेस, अगर कुछ स्ट्रेस आता भी है ना, तो वो सब रिलीज हो जाए उससे। तो पूरे पढ़ाई में नहीं रहना, कुछ टाइम खुद के लिए निकालो। योगा एक्सरसाइज करते हो तो करो, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई है भाई, है ना। ऐसे डरना भी मत मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैंने बहुत लंबी लड़ी है, तो मे बी मेरे जैसा कोई ना हो, फर्स्ट में ही आप सबका निकले, मैं तो चाहती हूँ। लेकिन फिर भी बी रेडी फॉर एवरीथिंग, हमें नहीं पता कब क्या होगा, ठीक है। बस आप तो खाली दिमाग में, वो अर्जुन का था ना, वो मछली की आंख ही दिखती थी उसको खाली, बिल्कुल वैसे ही। बस आपको आरएस दिखना चाहिए और उसका सिलेबस ऐसे दिमाग में बिठा लो, बस आसपास मुझे कुछ और दिख ही नहीं रहा, यही है मेरे तो। सुनो ही मत, कुछ और टेस्ट पेपर लिखो, आपके जो प्रीवियस ईयर के टेस्ट पेपर्स हैं उनको निकाल लो, है ना। देखो, कुछ ऐसा नहीं कह रही मैं, देखते आप लिखने लग जाओ, पहले तो आप निकालो, देखो किस तरह का पैटर्न है, क्या पूछ रहे हैं, किस वाले जो है पोर्शन से ज्यादा सवाल आते हैं, इसी से क्यों आते हैं। मतलब अगर ये इंपॉर्टेंट है तो आप उसको तो इस तरह से तैयार करो कि इसमें से तो कुछ भी पूछा जाए ना तो मैं हैंडल कर लूंगी या कर लूंगा इसको, ठीक है। और ये आप 1 महीने अगर इस पे मेहनत करते हो ना, कि सिलेबस पे और प्रीवियस ईयर के पेपर्स पे, इन पे अगर मेहनत कर लेते हो ना बहुत अच्छे से, तो आपकी आगे की पूरी तैयारी इतनी स्मूथ और इतनी ईजी हो जाएगी कि आपको लगेगा कि आरएस तो कुछ है ही नहीं। और ये सही बात है। तो किस चीज पे फोकस करना है? सिलेबस पे और पेपर्स पे। सभी यही बोलेंगे आपको। देखो जितने भी टॉपर्स आएंगे, जो भी यहाँ पे आएगा, इवन सर टीचर्स जो भी आएंगे, सब एक, मतलब ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ ऐसा अलग बता दूंगी आपको जिसको एक दिन में आप करके और एक दिन में सेलेक्ट हो गए। रास्ता एक ही है, कौन उसको किस तरह से करता है, किस तरह से तय करता है, ये आपकी जो है सक्सेस डिसाइड करेगा। तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके मस्ट हैं, उनको पढ़ो। और उसके बाद जो यहाँ पे बताते हैं ना नोट्स, तो आपने पढ़ते जाओ, रटते जाओ, रिवाइज करते जाओ, उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। शॉर्टकट तो किसी चीज का है ही नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा अपन को। और बताओ, अब आप लोग कुछ पूछना चाहो तो। हाँ बताओ, माइक दे दो भाई इनको। हाँ जी। पहला सवाल तो मेरा ये है, हाँ, कि हर दिन ऐसा ये दिमाग में विचार आता है शाम को कि नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ये सवाल है आपका। पहला तो ये है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि अगर डायरेक्टली मेंस की कोचिंग कर ले तो उससे फ्री हो जाएगा या फ्री की अलग से करनी पड़ेगी? देखो, अगर तुम्हें पहले सवाल का जवाब पहले सेकंड का दे देते हैं, वो छोटा है। तो मेंस की कोचिंग कर ले, उससे फ्री हो जाएगा। मेंस का सिलेबस अलग है, प्री का अलग है, हालांकि सब कुछ कवर अप हो जाता है उससे।
तुम सिलेबस दोनों निकाल लो, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे प्री की नहीं करनी, मेंस की करनी है, तो आप कर लो, लेकिन एक्स्ट्रा तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेंस पढ़ना तो उतना ही पड़ता है, लेकिन फैक्ट्स जो है ना वो प्री में ज़्यादा पूछे जाते हैं, मेंस में उसकी इतनी वैल्यू नहीं रहती, तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा फिर आपको।